इसमें कौन सा है, पहले सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। इसमें कौन, सिंगल फेज दो तार, सिंगल फेज टू वायर, सिंगल फेज टू वायर मतलब एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा। सिंगल फेज द्वितार मध्य मतलब जैसे सेंटर टेट ट्रांसफार्मर होता है, दो तार होंगे बीच में एक न्यूट्रल होगा। सिंगल फेज और सिंगल फेज मध्य बिंदु भूमि संपर्क तो ये डायग्राम समझना आपको पीछे बताया। सिंगल फेज तीन तार सिस्टम जैसे सेंटर टेप होता है, ये अलग है, सेंटर टेप ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला तीसरा वाला। और एक है डबल फेज अल्टरनेटिंग करंट, यानी टू फेज फोर वायर, टू फेज दो फेज होंगे दो न्यूट्रल होंगे, टू फेज थ्री वायर में दो फेज होंगे एक न्यूट्रल होगा। ये कहते हैं इसमें एक में अंडरग्राउंड भी कर देते हैं। थ्री फेज में क्या, थ्री फेज थ्री मतलब तीन फेज होंगे तीन ही तार होंगे। और थ्री के लिए फोर वायर में तीन फेज होंगे चार तार होंगे, यानी कि एक उसमें से न्यूट्रल होगा। डिस्ट धारा में क्या होता है, एक होता है कहते हैं डीसी टू वायर मतलब पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक क्या होता है डीसी टू वायर भूमि, यानी कि उसका जो मिड पॉइंट है दूसरा पॉइंट क्या करते हैं ग्राउंड कर देते हैं। डीसी तीन तार में क्या करते हैं, दो फेज दो तार पॉजिटिव होते हैं और एक न्यूट्रल तो सेंटर मान लिया जाता है बीच वाले। ये मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया है। उपरोक्त सभी शक्ति संचरण के विभिन्न तंत्र हैं। शक्ति संचरण में बहुत उपयोग में लाना चाहिए जो न्यूनतम चालक पदार्थ की आवश्यकता हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम वो वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें कंडक्टर का लॉस कम हो रहा हो। लॉस कहने का मतलब उसको कम से कम खर्चा बैठ रहा हो। परावैद्युतांक पर अधिकतम समान प्रतिबल के आधार पर दो स्थिति उत्पन्न, जब संचरण सिरोपरि तंत्र द्वारा हो, जब संचरण भूमिगत तंत्र द्वारा। परावैद्युतांक ये समझते होंगे जैसे किन्हीं दो कंडक्टर के माध्यम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन जाता है, उसे क्या कहते हैं परावैद्युतांक। जब संचरण सिरोपरि तंत्र के द्वारा, सिरोपरि ओवरहेड के द्वारा, सिरोपरि तंत्र में अधिकतम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रतिबल चालक तथा भूसंपर्कित के मध्य उपस्थित होता है। जब संचरण भूमिगत हो, भूमिगत तंत्र में मुख्य प्रतिबल चालकों के मध्य उपस्थित होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें चालकों के मध्य, इसमें प्रतिबल क्या होगा, देखो जब ओवरहेड होगा तो सिरोपरि तंत्र में अधिकतम प्रतिबल चालक तथा भूसंपर्कित के मध्य होगा, चालक होगा और जो नीचे ग्राउंड जो अंडरग्राउंड होगा उसके मध्य होगा। और इसमें क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाले होंगे मुख्य प्रतिबल किसी चालकों के मध्य उपस्थित होता है तथा भूतंत्र तथा चालकों के मध्य उपस्थित होता है। इस स्थिति में चालकों के मध्य अधिकतम वोल्टेज के आधार पर तंत्र की तुलना की जाती है। इसमें क्या होगा, जो कंडक्टर जा रहा है और जो ग्राउंड में है, और इसमें जो कंडक्टर है और जो कंडक्टर है और कंडक्टर के बीच में जो है सब उनके मध्य में होगा। एक चलिए प्रतिवर्ती धारा सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में देखते हैं क्या है, ये देखो ये उनके डायग्राम है। सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, ठीक, सिंगल फेज कितने दो होता है, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। ये चीज मैं सब आपको बता दिया है पीछे, कौन सा डेरिवेशन कैसे होगा किस तरीके से किया जाएगा, ठीक। ये आप डेरिवेशन देख लेंगे एक बार, इधर भी दोनों तरफ। ये किस बार में कौन सा यूज किया जाएगा, किस बार कौन सा यूज नहीं कर पाया, आपके सिलेबस में है नहीं इतना, ठीक है, बस आपको बस नॉलेज होनी चाहिए इसकी। डेल्टा थ्री फेज सिस्टम BEE में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, कौन सिंगल फेज थ्री फेज कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों डेल्टा क्यों बनता है, ठीक है, इनके एंगल कितना होता है, ये सब बताया जाता है। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। उसके बाद आते हैं आपका ओवरहेड लाइंस आती हैं। थोड़ा ओवरहेड लाइंस के बारे में अब हम यहाँ से थोड़ा समझेंगे। देखो, विद्युत शक्ति के संचरण एवं विद्युत वितरण हेतु भूमिगत केबलों तथा ओवरहेड लाइन का यानी सिरोपरि लाइन का उपयोग किया जाता है। भूमिगत केबल का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला, शक्ति को भार केंद्र से लंबी दूरी पर संचित करना है, जिससे उसकी स्थापित करने की लागत बढ़ जाती है। दूसरा, विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचालित करना है। भूमिगत केबल में उचित इंसुलेशन उपलब्ध कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अतः लंबी दूरी के लिए विद्युत शक्ति का संचरण सिरोपरि लाइन के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में शक्ति की बढ़ती हुई मांग के कारण उच्च वोल्टेज को सिरोपरि लाइन द्वारा संचालित कराना महत्वपूर्ण माना जाता है। सिरोपरि लाइन में पर्याप्त तनन यानी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और सामर्थ्य यांत्रिक यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक, जिससे अनिश्चित वातावरण के कारण
पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को आसानी से सहन करते हुए विद्युत शक्ति को संचारित कर सके। अगला सिरोपरी लाइन के मुख्य तत्व कौन कौन से? कंडक्टर, सबको बताया आपने, अपने घर के आसपास देख लेना कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या आता है? कंडक्टर। सिरो ओवरहेड लाइन का उपयोग विद्युत शक्ति के संचरण एवं वितरण में किया जाता है। उच्च प्रचालन हेतु सिरोपरी लाइन की यांत्रिकी अभिकल्पन पर निर्भर करती है। सामान्यतः एक सिरोपरी लाइन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? कंडक्टर कॉपर, एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है, पर महंगा होने के कारण हम कॉपर यूज नहीं करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? एल्यूमिनियम करते हैं। कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है। ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये आप चीज़ नोट करते हुए चलेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसे आप किसमें पास करेंगे? कमेंट में पास करेंगे। सपोर्ट, यह है पोल या टावर, इसे पोल या टावर भी कहते हैं, जो कि भूमि से चालक को उपयुक्त तल प्रदान करते हैं। इंसुलेटर, ओवरहेड लाइन के चालकों को लाइन आधार से अलग रखने हेतु, यानी खंबे से टच ना हो, यानी दो खंबे से टच नहीं हो, क्योंकि आप खंबे पर रखो तो करंट सब में फुल हो जाएगा। ये तो लाइन आधार और चालक के मध्य विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। प्रोसार, जो आपने हाथ फैलाए हुए देखा होगा, विद्युत रोधक आधार का सपोर्ट प्रदान करता है। और क्या है? फेस प्लेट होती है, एंटी क्लाइंबिंग तार होता है, लाइटनिंग अरेस्टर आदि का प्रयोग किया जाता है। लाइन आधार, अब पहले क्या देखते हैं हम, लाइन आधार क्या होता है? लाइन सपोर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत शक्ति के संचरण हेतु सिरोपरी लाइन चालक को आधार प्रदान करने हेतु काम आने वाले विभिन्न प्रकार के पोल या टावर को लाइन आधार कहते हैं। लाइन आधार विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए आवश्यक होते हैं। लाइन आधार विद्युत शक्ति के संचरण व वितरण के लिए आवश्यक होते हैं। मुख्यतः लाइन आधार में निम्नलिखित गुण होने अति आवश्यक हैं। चालक व वायु, पहला क्या है? चालक व वायु भार को सहन कर सके। कौन? लाइन सपोर्ट, जो लाइन को क्या करेगा? हैंडल करेगा, जिसपे वो टंगी रहेगी। क्या होना चाहिए? चालक व वायु का भार सहन कर सके। वायु क्योंकि हवा भी तो आंधी तूफान आते हैं, अगर आंधी आएगी तो गिर जाएंगे भैया। उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। ये लाइन आधार सुदृढ़ तथा सीधे होने चाहिए। ठीक है, उनका रख रखाव आसान होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कभी खंभों पे ट्रांसमिटर टावर पोल होते हैं, उन पर कभी मेंटेनेंस चल रहा है, हो गया 4-5 साल में एक बार। इनका जीवन काल अधिकतम या दीर्घ होना चाहिए। यह कम से कम वजन के होने चाहिए। ये नहीं, कम से कम वजन का मतलब ये नहीं है प्लास्टिक के लगा दो। तो एक कंडीशन क्या है दूसरी, अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। सामान्यतः निम्न प्रकार के लाइन आधार सिरोपरी लाइन उपयोग में ले जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है लकड़ी का। भारत में तो बहुत कम है, विदेशों में, अमेरिका में कम है, लकड़ी ज्यादा है, वहाँ पे लकड़ी के खंभे यूज किए जाते हैं। लकड़ी के खंभे, इस प्रकार के खंभे पर्वतीय क्षेत्रों के में उपयोग में लाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ ज्यादा है, सिंपल सी बात है, पेड़ ज्यादा, जंगल ज्यादा है, तथा ऐसे क्षेत्र में लकड़ी की बहुल्यता है, उपयोग में लाया जाता है। ये खंभे सामान्यतः मौसमी लकड़ी, साल या चीड़ के होते हैं। साल की क्योंकि साल का आपने सुना 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा। चीड़ क्या है? ये पर्वतीय पेड़ होता है तथा इस पे जैसे पानी वानी का कुछ ज्यादा असर होता नहीं। ठीक, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने के कारण वो चीड़ हल्का भी बहुत होता है, मजबूत भी होता है, लाइन के आधार के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक, ये 50 मीटर तक की दूरी के लिए उपयुक्त होते हैं। अब ये आपको याद कर लेना है कि लकड़ी का खंभे कहाँ तक किया? 50 मीटर, दो खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी? 50 मीटर, तो वहां तक ही यूज में लाए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका लोड हैवी हो जाएगा तो ये क्या समझे, टूट भी सकते हैं। इस प्रकार के आधार सस्ते, आसानी से उपलब्ध, अच्छी विद्युत रोधी गुण लकड़ी की इंसुलेटर होती है, बताइए आपको, तथा आर्थिक उद्देश्य के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं। आर्थिक उद्देश्य के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि माना आपने आपके घर में, इसको इससे समझिए, आपके घर के गांव के बाहर तक लाइट आ गई है, और आप क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि गांव के अंदर भी लाइट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे खेतों वेतों में, वहां से पेड़ काट के और अपने ये खंबे लगा देंगे, और क्या कहते हैं, जो बिजली विभाग क्या कहते हैं, सस्ते में हमारा काम निपटा के चले जाए। इससे मतलब एक तरीके से समझ लीजिए पैसा बचत हो जाती है। लेकिन लकड़ी के खंभे भूमिगत तल से आर्द्रता के कारण सड़ने लगते हैं, जिससे फाउंडेशन खराब होने का खतरा रहता है।
लकड़ी को सही बात है अगर डाल दोगे जमीन के अंदर तो क्या होगी, खराब तो होगी, जंग वो दीमक खा जाएगी या गल जाएगी। इसे रोकने हेतु भूमिगत खंभों के नीचे वाले भाग को प्रीसेरिवेटिव कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का नाम याद रख लेना भी, कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, प्रीसर्वेटिव कंपोनेंट। जैसे 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 आप बताइए क्या हो सकता है, क्रीओसाइट ऑयल, क्रीओसाइट ऑयल का उपयोग करते हैं। इन खंभों की ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है। देखो खंभा बड़ा है तो क्रीओसाइट ऑयल यूज किया जाएगा। अगर आपने देखा होगा तोरी बोरी की जहाँ बेल लगाते हैं वहां पर क्या करते हैं, कोलतार होता है उसमें डुबो दिया जाता है मांस के खंभों को, जिससे कि वो सड़े नहीं। ठीक है, इन खंभों की ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर होती है। 50 मीटर तक की दूरी के बीच किए जाते हैं। ठीक, क्रोसाइट ऑयल का उपयोग करते हैं और 10 से 15 मीटर तक इनकी क्या होती है, हाइट होती है। इन्हें कितने वोल्टेज लेवल का यूज किया जाता है, 11 से 22 केवी वोल्टेज हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार खंभे का जीवन काल क्या होता है, बहुत कम होता है। लकड़ी कब तक कम होता है, 50 से साल तक, 50 के 10-15 साल तक चलते हैं मुझसे। ठीक, और सामान्यतः ए तथा एच प्रारूपी डबल पोल का उपयोग, ए तथा एच प्रारूपी डबल पोल का उपयोग किया जाता है, जिसमें एकल खंभे पोल की तुलना में अच्छी ट्रांसवर्स सामर्थ्य प्राप्त होती है। ठीक, मतलब सिंगल पोल की अपेक्षा अगर हम एक लकड़ी का लट्ठा ऐसे खड़ा कर देंगे तो उसमें उसकी सामर्थ्य कम होगी, अगर हम दो लगा देंगे तो उसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी। ए वो एच किस तरीके से होते हैं वो हम नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना लकड़ी वाले कितने होते हैं, ऐसा चीजें बहुत पूछता है भाई, कितने होते हैं, 50 मीटर की दूरी तक यूज किए जाते हैं, 11 से 22 के मीटर के लिए यूज किए जाते हैं, 10 से 15 मीटर तक इनकी हाइट होती है और जीवन काल क्या होता है इनका, कम होता है। ठीक, ऑयल के बारे में नहीं पूछता है। ठीक, अब ये देखो ये है, ये ऐसे बना है, ये सब लकड़ी के खंभे इस तरीके से बनाया जाता है। ये पोल्स हो गए, स्टील बेरिंग हो गए इन्हें रोकने के लिए, क्रॉस आर्म हो गई, इंसुलेटर्स हो गए। ठीक, ये हो गया आपका लकड़ी के खंभों पे लाभ। इस प्रकार के पोल को स्थापित करने कम लागत आती है, इनकी प्रारंभिक लागत कम होती है, ये हल्के होने के कारण पोर्टेबल है, यानी कि हल्के होने के कारण आसानी से इधर से उधर एकदम ले जा सकता है, उठा के भरो ले जाओ। ये विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। और हानियां क्या है, ये खंभे जमीन के अंदर वाले भाग सड़ने लगता है, इनका जीवन काल 20 से 25 साल या 10 से 15 साल मुश्किल से होता है। ठीक, इन खंभों में आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा, शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकता है भैया, सूखे पड़े हैं खंभे तो। यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। उच्च वोल्टेज 22 केवी से ज्यादा उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक, इनकी सुरक्षा गुणांक अधिक रखना पड़ता है, इनका सुरक्षा गुणांक अधिक मतलब रख रखाव ज्यादा है। ठीक है, देखना रख रखाव ज्यादा है। इस्पात यानी स्टील के खंभे, अब देखो स्टील खंभे हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे होते हैं।